नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज जिसमें आज हम जानने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के टर्म के बारे में, उसकी वैकेंसी के बारे में और पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं। इससे पहले भी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में एक लेक्चर ऑलरेडी हम बना चुके हैं जिसमें हम उसके इलेक्शन के बारे में, उसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में हम ऑलरेडी जानकारी हासिल कर चुके हैं। तो आज आते हैं सबसे पहले टर्म ऑफ ऑफिस यानी कि कार्यकाल जो है वो कितना होता है एक उपराष्ट्रपति का। तो कितना होता है, 5 ईयर्स का होता है। संविधान में इसको 5 साल का बताया गया है। ठीक है, जिस दिन से वो पद धारण करता है उसके 5 साल तक वो पद पर बना रहता है और जब तक नया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं आ जाता तब तक वो उस पद पर बना रहता है। फिर वो चाहे तो उससे पहले भी अपना रेजिग्नेशन दे सकता है। किसको देगा रेजिग्नेशन? वो दे सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। किसको देगा? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन देगा। और प्रेसिडेंट किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है, और उसको उसके सिवा भी हटाया जा सकता है। उसके टर्म पूरा होने से पहले उसको हटाया भी जा सकता है। वो खुद तो अगर हटना चाहे तो हट ही जाए रेजिग्नेशन देके, मगर उसे खुद भी उसे हटाया भी जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 67 जो है वो बात करता है वाइस प्रेसिडेंट के कॉन्स्टिट्यूशन उसके टर्म के बारे में कि उसका टर्म कितना होता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 67 ऐसी बात करता है। ठीक है, आगे जाते हैं। अगर उसको हटाने की बात आई तो उसको हटाने के लिए कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट मोशन लाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि लाया जाता है प्रेसिडेंट के केस में। वैसा कोई इम्पीचमेंट मोशन लाने की जरूरत नहीं है। तो सर कैसे लाया जाएगा? तो देखिए, यहां पर आपको याद रखने वाली बात यह है कि यह शुरू होगा राज्यसभा में। याद रखना, शुरू जो है वो इसका मोशन हटाने के लिए जो है राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति के वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का मोशन कहां लाया जाएगा? तो राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फिर सबसे पहले उसे 14 डेज का देना पड़ेगा नोटिस। क्या देना पड़ेगा? 14 डेज का उसको देना पड़ेगा नोटिस। फिर राज्यसभा में क्या होगा? इसको इफेक्टिव मेजोरिटी से, किससे? इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। अब ये सर इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? इफेक्टिव मेजोरिटी होती है कि राज्यसभा में जितने भी मेंबर हैं उनका उनका उनकी मेजोरिटी, जैसा कि राज्यसभा में हो, मान लीजिए कि 200 मेंबर्स हैं, तो उनका इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होगी? 100 मेंबर्स उनकी इफेक्टिव मेजोरिटी हो जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक क्या होता है, 2/3 मेजोरिटी होता है। उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें होता है कि जो उपस्थित और मतदान देने वाले हैं, जो वहां पर प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, उनका 2/3 होता है। पर इसमें उपस्थित और मतदान देने वाले किससे कोई मतलब नहीं है कि इसमें है टोटल जो नंबर है उनका बहुमत अगर कह दे तो ये इफेक्टिव मेजोरिटी मानी जाती है। तो इफेक्टिव मेजोरिटी पता लगी। फिर ये मोशन आएगा लोकसभा में और लोकसभा से सिर्फ इसको अप्रूवल लेना है। अप्रूवल का क्या मतलब है कि लोकसभा अगर इसे सिंपल मेजोरिटी से पास कर दे, किससे? सिंपल मेजोरिटी से अगर लोकसभा पास कर दे तो ये जो मोशन है वो उसको पास मान लिया जाएगा और उपराष्ट्रपति उसी डेट से हटाए मान लिए जाएंगे। ठीक है, तो और उपराष्ट्रपति जो है वो 5 साल के बाद भी अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका सक्सेसर नहीं आ जाता। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आर्टिकल 67 जो है वो ऑलरेडी इसके बारे में बात करता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं उसके ऑफिस की रिक्ति के बारे में कि वैकेंसी किस प्रकार से उसके ऑफिस में हो सकती है, किस प्रकार से वैकेंट हो सकता है। तो यहाँ पर हो सकती है कि उसका टर्म जो है वही समाप्त हो जाए, कि 5 ईयर का उसका टर्म था वो समाप्त हो गया, जो कि आर्टिकल 67 बात करता है। तो फिर उसका पद जो है वो रिक्त हो जाएगा और वैकेंसी हो जाएगी। फिर रेजिग्नेट कर दे, वो रेजिग्नेशन अगर दे दे, किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देगा। इसकी भी चर्चा आर्टिकल 67 में की गई है, तब भी वैकेंट हो सकता है। फिर उसे हटा दिया जाए तो हटाने के बाद भी आर्टिकल 67 में ही है। हटाया कैसे जाएगा? तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी राज्यसभा से इफेक्टिव मेजोरिटी जाएगा लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से, यानी इसकी सिर्फ और सिर्फ इसके अनुमति ली जाएगी। ठीक है, फिर ये पास कर दिया जाएगा। और फिर डेथ, अगर वो मर जाए तब, उपराष्ट्रपति अगर मर जाए वाइस प्रेसिडेंट, तब जो है वैकेंट हो जाएगी उसकी सीट। अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए उसके इलेक्शन को ही तो भी उसके उसके अगर आप कहो कि सीट जो है वो वैकेंट हो जाएगी। डिस्क्वालीफाइड कर देगा और ऐसी उसकी जांच कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। प्रेसिडेंट की कौन जांच करता है? तो सुप्रीम कोर्ट ही जांच करता है। याद रखना ये, है ना। आर्टिकल 68 बात करता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट जो है, अगर उसकी सीट वैकेंट हुई है रेजिग्नेशन से और उसकी डेथ की वजह से या उसको उसके रिमूवल से और किसी और कारण की वजह से,
तो उसका इलेक्शन जो है वो जल्दी से जल्दी कराया जाना चाहिए, है ना। ठीक है, और अगर नॉर्मली उसके टर्म खत्म होने की वजह से हो रहा तो उसका टर्म खत्म होने से पहले ही इलेक्शन करवा लिया जाना चाहिए। जो नया उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाएगा वो उस डेट से 5 साल के लिए बना रहेगा। इसके बारे में हमने देख लिया। फिर फंक्शंस, पावर्स एंड फंक्शंस जो है वो उपराष्ट्रपति के वाइस प्रेसिडेंट के क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्राइमरीली 2 काम करता है ना, बहुत सीमित इसके काम है। प्राइमरीली 2 फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, एक करता है राज्यसभा के चेयरपर्सन के रूप में, है ना, राज्यसभा के अध्यक्ष नहीं, सभापति होगा हिंदी में। तो राज्यसभा के चेयरपर्सन के रूप में ये एक काम करता है। आर्टिकल 64 जो है वो बताता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे किसके, राज्यसभा के। तो इसमें वो जैसे कि स्पीकर ऑफ लोकसभा काम करते हैं वैसे ही काम करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के जैसे ही ये काम करते हैं। राज्यसभा के जो सेशन होंगे उसको प्रेसाइड कौन करेगा, तो प्रेसाइड वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। राज्यसभा में अगर ऑर्डर को मेंटेन करना है, व्यवस्था बनाए रखना है, तो वो यही करेंगे, है ना। राज्यसभा की प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो कौन देखेगा, तो ये वाइस प्रेसिडेंट देखेंगे। इसको और गौर से समझने के लिए आपको राज्यसभा, या अब तो वो राज्यसभा लोकसभा दोनों को मिलाकर संसद टीवी हो गया, तो संसद टीवी आप देखिएगा, किसी चैनल पे नहीं, राज्यसभा संसद टीवी के खुद के चैनल पे देखिएगा। उसमें क्या होता है कि फिर फैब्रिकेटेड न्यूज़ नहीं मिलेगी, तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से वो राज्यसभा को मैनेज करते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की पावर जो है वो किससे कंपेयर की जा सकती है, तो वो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से की जा सकती है, क्योंकि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो भी वहाँ की सीनेट के चेयरपर्सन ही होते हैं, जो कि वहाँ की कांग्रेस का अपर हाउस होता है। ठीक है, फिर एक जो है इसका फंक्शन आ जाता है राष्ट्रपति के रूप में। प्रेसिडेंट के रूप में भी तो वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं। कब करते हैं, तो आर्टिकल 65 बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे जब प्रेसिडेंट जो है वो रेजिग्नेशन दे दे, या उसका इम्पीचमेंट हो जाए, या डेथ हो जाए, या किसी और कारण की वजह से राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट अपने पद पर नहीं है, तो तब उस पद को कौन धारण करेगा, उपराष्ट्रपति उस पद के ऊपर बैठता है। ठीक है, उसका जो पोस्ट है वो होल्ड करता है। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मैक्सिमम कितने दिन तक काम कर सकता है एज ए प्रेसिडेंट, तो वो 6 मंथ तक ही काम कर सकता है एज ए प्रेसिडेंट, है ना। और उस 6 मंथ के अंदर अंदर नए प्रेसिडेंट जो है वो चुन लिए जाने चाहिए। और जो नए प्रेसिडेंट आएंगे फिर वो 6 महीने कम करके नहीं रहेंगे, उनका जितना कार्यकाल है 5 साल उतने ही वो रहेंगे। ठीक है, तो जब सिटिंग प्रेसिडेंट जो है वो टेम्परेली अनेबल हो जाते हैं अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने में, तब काम आता है किनका, वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। फिर देखिए, 2 एक्टिंग, जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के जैसे एक्ट करते हैं तो उन्हें कहते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो जब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, तब वो राज्यसभा के चेयरपर्सन की ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करेंगे। तो फिर उस टाइम पे राज्यसभा की ड्यूटीज को, चेयरपर्सन की ड्यूटीज कौन परफॉर्म करेगा, तो डेप्यूटी चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा में, डेप्यूटी चेयरमैन, वो फिर उसको काम को करते हैं, क्योंकि अब तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के जैसे काम करने लग जाते हैं। फिर वाइस प्रेसिडेंट को वही पूरी इम्यूनिटीज, वही पूरी सैलरीज, अलावेंस सब के सब मिलते हैं जो राष्ट्रपति को मिलते हैं। ये एक एक चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चंस में लेके आया हूँ, वो क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, वेतन और भत्ते ये आपको याद रखने वाली बात नहीं है, इस यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। तो लाया क्यों है सर, क्योंकि बुक में दिया है लक्ष्मीकांत में, और लोगों को होता है सर ये तो लाया नहीं है तो पढ़ाया नहीं, तो ये पढ़ लीजिएगा, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता। बकवास चीज है वो। इस जर्नी में क्या नहीं पढ़ना है ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब हम आ जाएं अगर, तो यहाँ पर आ जाता है जो वाइस प्रेसिडेंट है, इंडियन वाइस प्रेसिडेंट और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि अपने वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। तो इन दोनों के बीच में कंपेरिजन हम देख लेते हैं। तो 2 मुख्यतः यहाँ पर हम 2 तरीके से कंपेयर करेंगे। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स में वाइस प्रेसिडेंट है, वो जब प्रेसिडेंट की वहाँ पर मान लीजिए कि इम्पीचमेंट हो गया या प्रेसिडेंट मर गया, तो फिर उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट जो है वो पोस्ट को ले लेते हैं, और वो तब तक बने रहते हैं जब तक कि वो पूरी डेट नहीं हो जाती। 5 साल के लिए वो बने रहेंगे। मान लीजिए कि आज ट्रंप है, ट्रंप जो है आज मान लीजिए भगवान ना करे मर जाए हो, तो अब जो है इस पोस्ट को होल्ड कौन करेंगे, जो वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ के, वो होल्ड करेंगे। कब तक, जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव, नए प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाते। क्योंकि अमेरिका में क्या सिस्टम होता है कि पूरी वहाँ पर इलेक्शन की कब वो शपथ लेंगे, पूरी डेट जो है ऑलरेडी निर्धारित होती है, उससे पहले कुछ भी नहीं होता। तो जो बाकी बचा टर्म है वो कौन बैठेगा, वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा एज ए प्रेसिडेंट। ठीक है, मगर अगर इंडिया में हम देखें
तो ऐसा नहीं होता। आर्टिकल 65 क्या कहता है कि मैक्सिमम वो 6 मंथ तक ही बैठ सकता है। 6 मंथ के अंदर अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना चाहिए, और फिर प्रेसिडेंट जो है वो नया प्रेसिडेंट जो आएगा वो 5 साल के लिए ही होगा, ना कि 6 मंथ कम करके रहेगा। ये यहाँ पर डिफरेंस हम देख लेते हैं। फिर अगर हम देखें तो यहाँ के उपराष्ट्रपति के पास बहुत कम शक्तियाँ हैं वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट की तुलना में, तो इसे कहते हैं हम हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस, यानी कि वो ज़्यादा इसके पास पावर है नहीं है। ठीक है, फिर अब मैं यहां पर चर्चा करने वाला हूं, अब तक हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानकारी हासिल कर ली, इसके बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली। तो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के पद है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2013 से लेकर 2024 तक, वो सारे के सारे मैं आपके लिए लेके आ गया हूं जी। ऐसा ही हम करेंगे, एक टॉपिक खत्म करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है प्रीलिम्स के वो सारे हम ले आएंगे। मेंस के क्वेश्चन यहाँ से जो है चांसेस बहुत कम है, तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए ले आया हूँ। 2023 में क्वेश्चन क्या है, इफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, अगर उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऑल एक्ट्स डन बाय हिम और हर इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ हिज और हर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकम इनवैलिड। तो क्या जब उसको सुप्रीम कोर्ट हटा देता है उससे पहले जो काम करता है वो इनवैलिड हो जाते हैं। ठीक है, फिर इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव assemblies have been dissolved and election are yet to take place। तो क्या ऐसा किया जा सकता है, आपको बताना है। ठीक है, फिर when a bill is presented to the president of India, the constitution prescribes time limit within which he or she should declare her assent, her or his assent। तो अब आप सोचो, एक बार वीडियो पॉज करो और सोचो, और यहाँ पर देखिए आपको ये देखना है कि 1 only 2 only 3 और none of the above are correct। तो ये वो एलिमिनेशन मेथड भी नहीं लगेगा। तो एक बार वीडियो पॉज करो और सोचो, मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, क्या इलेक्शन जो उसका इलेक्शन अगर वॉइड करार दे दिया जाए तो क्या उसने जो काम किए थे वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो पहला गलत है। फिर इलेक्शन, क्या राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, क्या वो इस आधार पर किया जा सकता है कि क्या उसका इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो अधूरा था, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मैंने ऑलरेडी तब आपको बताया था। ठीक है, और जब एक बिल उसके पास आता है तो ये बात कर रहा है किसकी, बेसिकली ये बात कर रहा है वीटो पावर्स की। तो क्या उसके पास वीटो पावर के लिए इंडिया के प्रेसिडेंट के पास में टाइम लिमिट दिया है? हमने देखा था अंतर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को 10 दिन के अंदर अंदर देना था, मगर इंडिया के प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, तो ऐसी बात भी नहीं है। व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब, तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब नहीं करता, तो यहाँ पर कोई भी सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा नन डी। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स आर एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, अगली बात क्या कर रहा है, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टेड असेंबली सीट्स हायर इज द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही टफ की श्रेणी में मैं रखूंगा इसको, कैटेगरी में, क्योंकि अब तक ऐसा क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया था, ना मास्टर भी ऐसे क्वेश्चन को नहीं पढ़ाते थे। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिखे एग्जाम में, रियल एग्जाम में, तो या तो आपको स्किप कर देना है या तो छोड़ ही देना है इसको। क्वेश्चन को लगाने के चांसेस में अगर आपको नहीं पता तो मत लगाना, पर इसका आंसर तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ वोट of each MLA of Madhya Pradesh is greater than that of Kerala। फिर the value of vote of each MLA of Pondicherry is higher than that of Arunachal Pradesh because the ratio of total population to total number of elective seat in Pondicherry is greater as compared to Arunachal Pradesh। तो क्या क्या आंसर इसका होगा, ब्लैंक हो, कुछ नहीं आ रहा है, तो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर ये वाली बात तो सही है कि राष्ट्रपति जो होते हैं उनमें इलेक्टेड मेंबर्स, उनके इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स लेते हैं पार्लियामेंट के दोनों सदनों के, जो हाउसेज हैं वो लोकसभा राज्यसभा, साथ ही जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है स्टेट्स की उनकी साथ ही साथ यूटीज की भी। ठीक है, ये वाली बात तो करेक्ट है, तो पहला तो यहाँ पर करेक्ट है। फिर है हायर द नंबर ऑफ इलेक्टेड असेंबली सीट्स हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए इन द स्टेट। तो ऐसा कुछ नहीं होता, किसी की असेंबली सीट ज्यादा है किसी स्टेट की तो वहां के एमएलए के वैल्यू ज्यादा होगी, ऐसा नहीं होता। ये होता है पॉपुलेशन टू वहां के असेंबली सीट्स, इस रेशियो के ऊपर होता है, तो ये दूसरा इसमें गलत हो जाएगा। फिर क्या है, वैल्यू ऑफ द ईच वोट ऑफ एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। तो बिल्कुल, क्योंकि एमएलए अगर हम एमपी के देखें तो सीट्स और इसकी आप कहेंगे मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन जो है वो केरला से ज्यादा है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन टू सीट रेशियो जो केरला का एमएलए से ज्यादा होगा, तो
थर्ड सही है। फोर्थ क्या है, अगर पांडिचेरी और अरुणाचल प्रदेश के एमएलए की बात करें तो ये कह रहा है कि पांडिचेरी के एमएलए का वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी वोट की, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पांडिचेरी के बजाय अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन स्लाइटली ज़्यादा है, इसलिए वहाँ का पॉपुलेशन टू सीट रेशियो ज़्यादा होगा, इसलिए ये भी गलत है। तो इसका आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ ओनली वन इज करेक्ट, है ना। अच्छा, दो होंगे फिर, ओनली टू करेक्ट। द मेंबर नॉमिनेटेड टू ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, नहीं नहीं, नॉमिनेट मेंबर नहीं होते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की उसमें, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सही है, दो नहीं, सिर्फ एक सही है। नॉमिनेटेड नहीं होते, सिर्फ इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं, यहाँ पर 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया, ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर ए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑन इंडिया ऑफ इंडिया टू गिव हिज और हर असेंट, ठीक है। नेक्स्ट, ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बाय ए स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। हाँ जी, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा डिलीवरी वाले भैया थे, डोर नॉक किया था, डिस्टर्ब हो गया। चलो हम देखते हैं। तो थर्ड हम देख रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बाय ए स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। तो देखिए, ये वाले स्टेटमेंट के बारे में अब तक हम नहीं पढ़े हैं, ठीक है, मगर रियल एग्जाम में हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन बने कि कुछ स्टेटमेंट आपने पढ़ा भी नहीं हो, और वैसे जब पूरी पॉलिटी हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको ये पता लग ही जाएगा, परंतु इसमें कुछ प्रेसिडेंट से रिलेटेड चीजें थी, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए ठीक है, तो सोच लिया आपने क्या आंसर है। तो देखो, ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर ए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या ऐसा है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की उन पर कोई जरूरत नहीं होती है, और किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ये भी उसमें कुछ नहीं है। जो मनी बिल होते हैं ना, जब मैंने पढ़ाया था प्रेसिडेंट तब मैंने बताया था, मनी बिल होते हैं या फाइनेंस बिल जो होते हैं उनको ही प्रेजेंट करना होता है राष्ट्रपति के सामने, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर प्रेसिडेंट के सामने आता है तो प्रेसिडेंट ऑब्लिगेटरी है कि वो उसके ऊपर कंसेंट देगा। तो बिल्कुल हाँ, जब मैं वीटो पावर समझा रहा था तब मैंने बताया था कि वो यहाँ पर वीटो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये वाला आपने नहीं पढ़ा ना, तो अब बता देते। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, उसके ऊपर जो है वो 2/3 या 2/3 प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स वाली जो लागू होती है, जो जैसा भी अमेंडमेंट बिल होता है, उसके ऊपर सेपरेट यहाँ पर होना चाहिए, क्या वोटिंग होनी चाहिए, राज्यसभा की अलग, लोकसभा की अलग। ज्वाइंट सिटिंग का कोई यहाँ पर देखिए तो कोई भी प्रोविजन नहीं है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये बात यहाँ पर सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन क्या ठीक हो गया, 2 और 3, तो आंसर हो गया बी इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2020 फ्रॉम 2020 प्रीलिम्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन ए सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच प्लेस एट ही और शी थिंक्स फिट, ठीक है। The Constitution of India provides for 3 sessions of the Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all 3 sessions. Next देख लेते हैं। There is no minimum number of days that the Parliament is required to meet in a year. तो ये स्टेटमेंट्स है, 2020 का क्वेश्चन है, सोच लीजिए एक बार, आंसर तो मैं बताऊंगा ही। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। जब भी राष्ट्रपति के बारे में मैंने बताया था तो मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट है, जब उनका मन करे वो समन करते हैं जो है वो पार्लियामेंट का सेशन, मगर वो किसकी रिकमेंडेशन पे करते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन में। फिर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 सेशन के बारे में बताया गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे 3 सेशन होते हैं ना, मानसून सेशन, विंटर सेशन और बजट सेशन। तो लोगों को लगता है कि हाँ 3 सेशन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी सेशन की बात नहीं की गई है, ना ही किसी मिनिमम नंबर की बात की गई है। हालांकि आर्टिकल 85 ये बताता है कि 2 पार्लियामेंट के सेशन के बीच में 6th मंथ के से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल मिनिमम नंबर के बारे में नहीं बताता, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ईयर, तो बात बिल्कुल सही है, और इसमें 1 भी सही है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356, तो क्या था 356 में, क्या था, प्रेसिडेंट रूल। देखिए अब देखो, ऐसा आपको तभी आर्टिकल याद करने के लिए बोला था, मेन चीज दे ही नहीं रखी, सिर्फ आर्टिकल दे दिया, कंफ्यूज हो जाओगे। 352 नेशनल इमरजेंसी, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। द असेंबली, तो क्या होगा, आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट, तो क्या उसके वो होंगे कॉन्सिक्वेंशियल। द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड,
The power of the legislature of that state shall be exercisable by or under the authority of parliament. Article 90 is in suspended in the state. The president can make laws relating to the state. ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? सोचो एक बार, वीडियो पॉज करके सोच लिया, अब बताता हूँ। सबसे पहले तो इसको काटो, आर्टिकल 19 को तो होगा ही नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? नेशनल इमरजेंसी में होता है, वो भी अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी, वो रीजन्स के आधार पर इमरजेंसी लगी है। ठीक है, तो ये तो गया। प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटेड टू द स्टेट, नहीं, प्रेसिडेंट नहीं बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी ना यार, प्रेसिडेंट क्यों बनाएगा? ठीक है। और ये क्या, असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिजोल्व, तो डिजोल्व नहीं होती, सस्पेंड होती है सिर्फ। क्या होती है? सस्पेंड होती है वहां की असेंबली। तो बचा क्या आंसर? बी इसका आंसर बच जाता है कि लेजिस्लेचर का काम जो है वो कौन देखेगा? अब पार्लियामेंट देखने लगती है। अगर बजट भी पास करना तो पार्लियामेंट पास करती है, जैसे कि झारखंड, जम्मू कश्मीर के मामले में हमने देखा था अभी हाल फिलहाल में ही। ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट। मान लीजिए किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग गया, तो उसके क्या नेसेसरीली कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे, ये पूछना चाह रहा है। तो है डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इन द स्टेट, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज। तो ये पूछ रहा है कौन से इसमें नहीं होंगे, नेसेसरीली नहीं होंगे। तो ये इसमें पकड़ना है हमें, नहीं वाले जो नहीं होंगे वो पकड़ना है। तो सबसे पहले लोकल बॉडीज से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये पकड़ो कि नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब ये वाला 3 तो उसमें होना ही होना चाहिए, तो इसमें 3 नहीं है, इन दो तीनों में 3 है, तो अभी भी एलिमिनेशन नहीं हुआ। फिर देख लें, डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। फिर है रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इन द स्टेट। तो हाँ, ये बात तो है कि वहां के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका रिमूवल हो जाता है, तो 2 तो पक्का पक्का सही है, तो जिसमें 2 है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, और 3 जिसमें है वो आंसर होगा नहीं, तो कौन सा आंसर होगा इसका? ये भी नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? देखिए ऐसा क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया अभी, है ना। तो डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये नेसेसरीली नहीं होता क्योंकि सस्पेंड होता है, तो नेसेसरीली नहीं होगा, तो ये भी इसका आंसर होगा। ठीक है, रिमूवल तो रिमूव तो हो जाता, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। देखिए जो सही है वो गलत होगा, इसमें जो गलत है वो सही आंसर होगा। इस प्रकार से इसमें आंसर है, क्योंकि नहीं होगा ये पूछा ना, तो आंसर होगा इसमें 1 और 3, ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, यानी लोकल बॉडीज भी डिजोल्व नहीं होगी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी डिजोल्व नहीं होगी, वो सिर्फ सस्पेंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द चेयरपर्सन एंड द डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस। ठीक है, while the nominated members of the house, 2 houses of the parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of the vice president। ठीक है, सोचो क्या आंसर होगा। बहुत इजी से ये क्वेश्चन है, अगर ऐसे क्वेश्चन आपने छोड़े तो प्रीलिम्स में पास होना मुश्किल हो जाएगा भाई। सोच लिया, चलो बताते हैं। तो डेप्यूटी चेयरमैन और चेयरमैन क्या राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होते? तो देखो ये चेयरमैन के मामले में तो बात सही है, चेयरमैन जो है वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, मगर जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं। ठीक है, फिर है ये बात यहाँ पर दूसरी, पहली गलत है और दूसरी बात यहाँ पर सही हो जाती है, क्योंकि नॉमिनेटेड जो है वो राष्ट्रपति में जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, परंतु वो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनके इलेक्शन में भाग लेते हैं। बात सही है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो ये इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। अब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पीएम वगैरह के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आज का लेक्चर कर लेते हैं यही समाप्त। ठीक है, इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो यार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र सगा दोस्त हो तो आप चैनल को अवश्य रिकमेंड करें, और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप अवश्य हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।